सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो एडवांसमेंट्स हुई हैं नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की उसकी वजह से एक बड़ा शिफ्ट हुआ है। जो कंजम्पशन है कंटेंट का, न्यूज का, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, वो उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आया है। कन्वेंशनल जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनसे अब डिजिटल मीडिया की तरफ, और इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसको फेयर कंपेंसेशन नहीं मिल पा रहा, जिस तरह का वो इन्वेस्टमेंट करते हैं न्यूज गैदरिंग में। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ विशेषज्ञ पवन दुग्गल हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है पवन सर। नमस्कार। इस विषय पर मैं देख रहा था, संसद की स्थायी समिति ने विचार किया है, सरकार में मंथन हुआ है, और जितने भी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स हैं उनके बीच में भी इस पर मंथन होता रहा है। क्या आपको लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्री भारत सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, और ये क्या संकेत करता है, उनका ये बयान कितना महत्वपूर्ण है? मंत्री जी का ये बयान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इस तरह का बयान किसी मंत्री विशेष से आ रहा है जो दर्शा रहा है जो जमीनी हकीकतों में उभरती हुई नई चुनौतियों को लेते हुए। अब देखिए हो क्या रहा है, वो अखबार वाले जमाने चले गए। अखबारों ने अपनी साथ साथ वेबसाइटें बनानी शुरू कर दी, लेकिन जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो विभिन्न प्रकार के अखबारों के जो स्रोत होते हैं, न्यूज सोर्सेस होते हैं, कंटेंट होते हैं, उनको वो कैच करती हैं और उनके बेसिस पर अपनी आईबॉल्स, अपने बिजनेस को और बढ़ाती हैं। अब कहीं ना कहीं लगता है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो ऑलरेडी कमजोर हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट हम पा रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल मीडिया के जो खर्च हैं इस तरह की न्यूज को कलेक्ट करने के लिए, गैदर करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, वो इफेक्टिवली फिलहाल मीट नहीं हो रहे, और इनकी जो मलाई है वो मीडिया, डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स ये मलाई बिना कोई पैसे दिए हुए खा रहे हैं। और ये औचित्य बात नहीं है क्योंकि ये फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं माना जाता। इस तरह की जो बात है ऑस्ट्रेलिया में भी कही गई है और ऑस्ट्रेलिया में इसमें कदम भी उठाए गए हैं। भारत में अभी तक इस बात पर कोई ज्यादा फोकस्ड अटेंशन नहीं हुई थी, लेकिन अब क्योंकि मंत्री साहब का ये बयान आ गया है, मुझे लगता है ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन हो जाएगा इस इशू पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फ्री लंच बहुत देर तक नहीं चला पाएंगे। आप मुफ्त में किसी और की न्यूज जो कलेक्ट उसने कर रखी है पैसे देकर, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डालकर, उसका आप यूज नहीं कर सकते कहने के लिए कि साहब मैं फेयर यूज कर रहा हूं। अगर आप फेयर यूज कर रहे होते तब बात दूसरी थी, लेकिन आप जब किसी और व्यक्ति विशेष या किसी डिजिटल एजेंसी का की कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको मोनेटाइज करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, उससे अपनी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाते हैं, तो वो फेयर यूज के दायरे में नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं इस कानूनी जो पेचीदा मसले हैं उनमें पुनः से दोबारा दृष्टि डालने की आवश्यकता है। और फिलहाल अभी तक इस इशू को लेकर कानून पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुआ है। चाहे वो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून नजर डाल लें, चाहे आप नजर डाल लें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, या चाहे आप दृष्टि डाल लें आईटी डायरेक्शंस 2022, क्योंकि ये ग्रे जोन रहा है। इसलिए अभी तक ट्रेडिशनल मीडिया ब्रीड करता आया है, लेकिन अब आवाज उठा रहा है और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस इशू पर ज्यादा क्लैरिटी हमें मिल पाएगी। इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल था, आपने कहा कि अभी कानून में बहुत स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इससे पहले हमने देखा है कि ये जो पूरी एडवांसमेंट हुई है नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उदय हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारे नए रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, न सिर्फ साइबर क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि सोशल मीडिया को, इंटरमीडिएट्स को कैसे रेगुलेट करें। एक नया कानून भी बनाया गया, पर्सनल डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। और अब एक नया सवाल इस विषय को लेकर उठ रहा है। क्या आपको लगता है कि देश में एक नए कानून की जरूरत होगी, या फिर जो आईटी रूल्स हैं जिनको समय समय पर जरूरतों के हिसाब से अमेंड भी किया गया है 3-4 बार, आपको लगता है कि नए रेगुलेशंस की भारत में जरूरत है या नए कानून की? मुझे लगता है भारत को एक बहुमुखी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। न केवल आपको नए कानूनी प्रावधान लाने होंगे, चाहे वो नए कानून के स्वरूप में हो या वर्तमान कानून के संशोधन के स्वरूप में हो, साथ ही साथ दूसरे लेवल पर आपको नई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लाने पड़ेंगे वर्तमान लॉ के तहत। अगर आप भारत का आईटी एक्ट पर अगर आप नजर डाल लें तो आप पाएंगे इस तरह के इशू पर तो कंप्लीट चुप्पी साधे गए। क्यों? क्योंकि जब ये कानून 24 साल पहले बना था तब ये इशू था ही नहीं
के साथ जो डिजिटल मीडिया वाले जो प्लेटफॉर्म्स होंगे वो ट्रेडिशनल मीडिया की न्यूज का इस्तेमाल कर पैसा वापस नहीं दे पाएंगे। अब क्योंकि इस तरह की बात आई है तो उसको फिलहाल भारत के आईटी एक्ट के दायरे में लाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास कानूनी प्रावधान नहीं है। स्पेसिफिक न्यू लीगल फ्रेमवर्क्स आएंगे तो अच्छा है। हाँ, केंद्रीय सरकार को अभी अधिकार है कि वो सेक्शन 87 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती है। बट रूल्स एंड रेगुलेशंस वही लाए जा सकते हैं जो आईटी एक्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, क्योंकि आईटी एक्ट के उद्देश्य इस दिशा में बहुत ज्यादा रोशनी नहीं डालते, इसलिए इस तरह के रूल्स भी लाने मुश्किल हो पाएंगे। तो न्यू लीगल फ्रेमवर्क्स की आवश्यकता होगी। जो वर्तमान हमारे पास कानून ने फ्लेक्सिबिलिटी केंद्रीय सरकार को दे रखी है नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाने की आईटी एक्ट के दौर में, वो उसके तहत भी लाई जा सकती है। और साथ ही साथ केंद्रीय सरकार अब विवश कर सकती है अन्य इंटरमीडियरीज को कि वो किसी और इंटरमीडियरी के कंटेंट को बिना उनकी इजाजत के माइंड ना करें, इस्तेमाल ना करें, प्रकाशित प्रसारित या ट्रांसमिट ना करें, खास तौर पर उन परिस्थितियों में जब वो कहीं ना कहीं उस कंटेंट को मोनेटाइज करके कहीं ना कहीं पैसे कमाने की क्षमता रख रहे हैं। लेकिन उस पर आपको लीगल फ्रेमवर्क्स की आवश्यकता होगी। वर्तमान कानून आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और साथ ही तीसरी महत्वपूर्ण जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो इंडस्ट्री की होनी चाहिए। इससे पहले कि सरकार आके इस एरिया में रेगुलेट करे, अगर आप स्वयं ही एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड ऑफ कंडक्ट बना लें जो वॉलंटरी हो और कहें साहब हम खुद ही इस इशू को निपट रहे हैं, आपको एक सरकार होने के नाते इस दिशा में आने की आवश्यकता नहीं है, तो शायद सरकार नहीं भी आएगी। लेकिन अगर जो इंडस्ट्री डिवाइडेड रहेगी और अलग अलग हिस्सों में बटी रहेगी तो संभावित तौर पर आज नहीं तो कल इस दिशा में रेगुलेशन आएंगे। हम शायद एक्सपीरियंस को देख सकते हैं, जो एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का रहा है इस दिशा में। और ऑस्ट्रेलिया बहुत स्पष्ट है कि साहब आप फ्री लंच नहीं कर सकते, अगर आप किसी के कंटेंट को मोनेटाइज कर रहे हैं तो आपको भी उतना पैसा वापस देना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो वेल डिफाइंड रूल्स आ गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो उस ज्यूरिसडिक्शन में जो उनका एक्सपीरियंस रहा था उसकी लर्निंग्स भी भारत को लेनी होगी, उसको उस लर्निंग्स को भारतीय परिवेश में आपको अडेप्ट करना पड़ेगा और नए प्रावधान आपको लाने पड़ेंगे, ताकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो ज्यादा मजबूत हो सके, सशक्त हो सके, और इस तरह की जो इंटरनल डाइसेंशंस हैं या डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से कमजोर ना हो। ये महत्वपूर्ण सवाल है। आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक प्रेसिडेंट हो सकता है भारत के सामने। ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की पहल की गई है? क्या वहाँ पर कानून बनाकर इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अगर इस्तेमाल करता है न्यूज़ कंटेंट को तो उसे फेयर कंपनसेशन देना होगा, या फिर उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस इस तरह के फ्रेम किए हैं? उन्होंने कानून का सहारा लिया है ऑस्ट्रेलिया ने और नए कानूनी प्रावधान लेकर आए हैं। उन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत ऑस्ट्रेलिया सरकार को पावर दे दी गई है कि वो विभिन्न प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आए, और उसके तहत भी दिशा निर्देश आ चुके हैं। और एक्चुअली यही करेक्ट अप्रोच है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। आज आप कह नहीं सकते कि देखिए आज के रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स ऐसे हैं, कल वो सेम रहेंगे नहीं रहेंगे। मैं तो पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूँ कि जो आज के रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स हैं वो कल बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होंगे, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नए प्रकार के रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स उत्पन्न किए जा रहे हैं जो आज तक ट्रेडिशनल थिंकिंग के दायरे में नहीं आते थे। तो मुझे लगता है इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भारत में भी आवश्यकता होगी। अगर आप ब्रॉड कानूनी प्रावधान लेकर आ जाएं और उसके तहत सरकार को ये पावर दे दें कि वो सेकेंडरी रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से जैसे जैसे समय गुजरे और जैसे जैसे जमीनी हकीकतों में परिवर्तन आ सके, उस तरीके से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए तो वो ज्यादा अच्छा एक मोर साउंड लीगल स्ट्रेटजी होगी और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में भारत को ज्यादा फायदा दे पाएगी। ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं उस पर आने वाला था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने सवाल उठाया। इससे पहले आपको याद होगा जो पिछली सरकार थी उसके कार्यकाल के आखिरी महीनों में ये सवाल उठा था कि एआई को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन मीटिंग्स हुई थी जब डीप फेक वीडियोज़ और कई दूसरे दुरुपयोग के मामले सामने आए थे, तो उस वक्त ये कहा गया था कि हम 3 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम नया कानून भी बना सकते हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि क्या मौजूदा कानूनों में संशोधन करके हम एआई को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, या फिर नए सेट ऑफ रेगुलेशंस हमें लाने की ज़रूरत होगी। अब इसमें सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने उठाया है। मैं देख रहा था गूगल की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं,
उसको लेके कंसर्न्स हैं। उसमें एक पॉलिसी है एआई ओवरव्यूज, जो कि 2023 में लॉन्च की गई, जिसमें एआई का इस्तेमाल किया जाता है और ब्रीफ समरीज को जनरेट करने के लिए, जबकि जो ट्रेडिशनल लिंक्स हैं पब्लिशर्स के, उनको नीचे स्थान मिलता है। और गूगल की इस पॉलिसी को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, ट्रेडिशनल जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं उनके, और इससे पब्लिशर्स का ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। तो आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण में ये भी एक सवाल जुड़ा हुआ है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना बेहतर तरीके से रेगुलेट करें? इसमें कोई दो राह नहीं कि इस तमाम सारे मुद्दे के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन का मुद्दा एक अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और भारत को यहाँ पर निर्णय लेना होगा कि वो क्या करना चाहता है। अभी तक भारत अनडिसाइडेड है। अभी तक कोई हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कानूनी प्रावधान है नहीं। भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट चुप्पे साधे हुए है। यहाँ तक कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी इस दिशा में कोई प्रकार की रोशनी नहीं डालता। साथ ही साथ भारत के जो वर्तमान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉज है, चाहे वो ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया, पेटेंट एक्ट हो गया, वो इस दिशा में बहुत ज्यादा लाइट प्रदान नहीं करते। तो आपको कहीं ना कहीं फंडामेंटल इशू एड्रेस करना पड़ेगा कि हम एआई को कैसे रेगुलेट करेंगे। क्या हम एआई को लीगल एंटिटी का स्थान या स्टेटस प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे। और तीसरी बात, क्या अगर एआई के इस्तेमाल से आप किसी और व्यक्ति विशेष या किसी एंटिटी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन करेंगे, उस जिम्मेवारी किसकी होगी। क्या एआई की होगी या उस कंपनी या प्लेटफॉर्म की होगी जो एआई इस्तेमाल कर रहा है। क्या गूगल जैसी पॉलिसीज देकर आप अपनी मनमानी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते तो आपको किस प्रकार की एक कोड ऑफ कंडक्ट के साथ बद्ध रहना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा। ये इश्यूज जो हैं आपको थ्रू लेजिस्लेशन एंड लीगल डेवलपमेंट से स्थापित करने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हैं जी आईटी एक्ट के अंदर ही मैं एआई के ऊपर भी कुछ रेगुलेशंस ले आ पाऊंगा, तो वो कानून के ओरिजिनल उद्देश्यों के बियॉन्ड आते हैं और वो हो नहीं पाएगा। आज इंडिया को सीखना है कि यूरोपियन यूनियन का क्या इस दिशा में एक्सपीरियंस रहा है, चीन का क्या इस दिशा में एक्सपीरियंस रहा है। चीन अपने पिछले 3 सालों में 3 विशिष्ट कानून लेकर आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो और उनकी जो लर्निंग्स हैं एक्सपीरियंसेस की, उसको भारत की परिवेश में और उसके कॉन्टेक्स्ट में इंटरनलाइज करने की आवश्यकता है और फिर अपनी कस्टमाइज्ड अप्रोच लाने की आवश्यकता है कि आज भारत स्थिति में क्या क्या चीज जो है कानूनी स्वरूप में आगे चल सकती है या कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आगे कामयाब नहीं हो सकती। बट इसमें कोई दो राह नहीं है कि अब हम बिल्कुल नदी के किनारे बैठ के नदी के जो बहाव है उसको नहीं देख सकते। आपको नदी के अंदर अब जंप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंपनियां दूसरी कंपनियों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर क्लैरिटी की आवश्यकता है ताकि फ्री फॉर ऑल ना हो। ऐसा ना हो कि वहां पर जंगल कानून है, जिसकी जो मर्जी आए वो कर ले। कहीं ना कहीं आपको ये सुचारू रूप से, अगर आप एआई इकोनॉमी को आगे प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तब आपको इस दिशा में ठोस कानूनी प्रावधान लाने पड़ेंगे, नया कानून लाना पड़ेगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि जब तक आप डेडिकेटेड एआई समर्पित कानून भारत में नहीं लेकर आएंगे, तब तक फ्रिंज तरीके से ही आप एआई इकोसिस्टम को डील कर पाएंगे। उसे कॉम्प्रिहेंसिवली डील करने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपको याद होगा कई साल तक भारत में बहस हुई थी जब सोशल मीडिया यूजर्स की प्रिवेसी का सवाल हुआ था। उनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसके प्रोटेक्शन को लेकर, महिलाओं के, बच्चों के से जुड़े जो डाटा थे उसकी सुरक्षा को लेकर, और कई दौर की कंसल्टेशंस हुई स्टेक होल्डर्स के साथ, तब जाकर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बन पाया था। कई साल लगे उसमें। आपको लगता है इस बयान के बाद अब अश्विनी वैष्णव को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री भी हैं, उन्हें अब स्टेक होल्डर्स के साथ नए सिरे से एक कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, क्योंकि जो सवाल उन्होंने उठाया है उसको लागू करने की और उस बहस को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि स्टेक होल्डर्स के साथ नए सिरे से एक कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू करें, जो कि आगे चलकर फिर एक कानून का शक्ल ले, कानून का प्रारूप बन सके। मैं आपके साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि मंत्री महोदय ने अपने बयान के साथ साथ दिखा दिया है और इंगित कर दिया है कि कमरे में बड़ा हाथी कौन सा है। अब सवाल है, अब आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया है कि कमरे में इतना बड़ा हाथी है, तो उस हाथी को आप डील कैसे करेंगे। उसके लिए अगर आप इंडस्ट्री के विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस करेंगे, उनके विचार विमर्श करने के बाद उनके सजेशंस लेंगे, तब आप एक होलिस्टिक तौर पर एक ऐसा कानून बना पाएंगे जो विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स को एक्सेप्टेबल होगा
और जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में अगर इस प्रकार के कानून को चुनौती भी दी जा सके, तो वो अपने जो 4 फंडामेंटल फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, उन पर खरा उतर सके और न्यायालय भी इस प्रकार की जो कानूनी प्रकरण है, उसको अपहोल्ड कर सके। तो कंसल्टेशन तो प्राइमरी स्टेप है, जो मुझे लगता है अब हमें करना चाहिए, और उन कंसल्टेशंस के बेसिस पर जो आपको विभिन्न प्रकार के इनपुट्स मिलते हैं, उसको आधार बनाते हुए सरकार को ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एटलीस्ट अब आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उस चुनौती को डील करने की जो प्रक्रिया है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको भी उत्पन्न कर लीजिए और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि भारत का जो डिजिटल इकोसिस्टम है, वो सुदृढ़ हो सके और उसमें इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं, हम इफेक्टिवली डील कर सकें। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन दुबे। धन्यवाद।